अहमद नाम का एक 25 वर्षीय युवक था जो एक निजी कंपनी में कार्यरत था। वहां पर उसे प्रतिमाह 45,000 की सैलरी मिलती थी, जो भारत में एक अच्छी आय मानी जाती है। अहमद इस आय से खुश था, लेकिन उसके मन में हमेशा एक चिंता बनी रहती थी कि वह एक निजी कंपनी में है जहां योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। अगर भविष्य में कोई अधिक कुशल कर्मचारी आ गया तो कंपनी पुराने कर्मचारियों को हटाने में देर नहीं करेगी। इसके अलावा अहमद के पास कोई अन्य आय का साधन नहीं था। अहमद का एक सहकर्मी था, सुमित, जो उसी कंपनी में एक अन्य विभाग में प्रबंधक के रूप में कार्य करता था। सुमित की मासिक आय 90,000 थी। सुमित की खासियत थी कि वह अपने काम में बेहद कुशल था, जिससे वह हमेशा आत्मविश्वास से भरा रहता था। ऑफिस में अगर कोई सबसे शांत और निश्चिंत व्यक्ति था तो वह सुमित ही था। एक दिन जब सुमित कैंटीन में कॉफी लेने गया तो उसने अहमद को चिंताग्रस्त देखा। वह कॉफी लेकर अहमद के पास बैठ गया और पूछा, भाई, इतनी गहरी सोच में क्यों हो? कोई समस्या है क्या? अहमद ने चिंतित स्वर में जवाब दिया, यार सुमित, मैं अंदर से बहुत डरा हुआ हूँ। सुमित ने पूछा, किस बात का डर? अहमद बोला, तुम तो जानते ही हो कि कंपनी के मालिक कितने सख्त हैं। छोटी सी गलती भी हुई तो नौकरी से निकाल देंगे। अगर मुझे भी हटा दिया गया तो मैं क्या करूंगा? मेरी तो यही एकमात्र आय का स्रोत है। सुमित मुस्कुराया और बोला, अहमद, तुम्हें पता है मैं इतना निश्चिंत क्यों रहता हूँ? तुम मुझे हमेशा रिलैक्स क्यों देखते हो? अहमद ने उत्सुकता से पूछा। बताना यार, सुमित ने कहा, क्योंकि जिस डर में तुम जी रहे हो उसे मैंने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया है। अहमद ने चौंकते हुए कहा, कैसे? मैं समझा नहीं। सुमित ने समझाया, तुम्हारा डर इस बात से है कि तुम्हारी नौकरी ही एकमात्र आय का जरिया है, लेकिन मैंने अपने लिए ऐसे साधन बना लिए हैं जिससे मेरी आय कई स्रोतों से आती है। अहमद ने पूछा, साधन? ये क्या होते हैं? सुमित ने कहा, साधन वे चीजें होती हैं जो तुम्हें नियमित आय देती हैं। तुम्हारे मामले में तुम्हारी नौकरी ही तुम्हारा एकमात्र साधन है। अहमद बोला, अरे नहीं, मेरे पास तो एक और साधन है, मेरा बैंक अकाउंट, क्योंकि वहां पर मेरा पैसा हर साल 4% से बढ़ रहा है, वो भी बिना मेरी भागीदारी के। ये मेरे लिए एक संपत्ति है ना? अहमद, ऐसा लग सकता है, लेकिन अगर तुमने अपनी पूरी बचत बैंक में रख दी है तो यह तुम्हारे लिए संपत्ति नहीं बल्कि एक देनदारी है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। कैसे? चलो मैं एक साधारण गणना से समझाता हूं। तुम्हारा बैंक तुम्हें हर साल 4% ब्याज दे रहा है, यानी अगर तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए हैं तो 1 साल बाद तुम्हें 4,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर तुम मुद्रास्फीति को देखो तो यह हर साल लगभग 7 से 9% बढ़ रही है। इसका मतलब अगर इस साल तुम्हारी आवश्यकताओं की कीमत 1 लाख रुपए है तो अगले साल यह 2 लाख रुपए हो सकती है। साल वही आवश्यकताएं 1,08,000 रुपए की हो जाएंगी। अब तुम समझ सकते हो कि तुम्हारे बैंक में रखे पैसे की वास्तविक मूल्य वृद्धि नहीं हो रही, बल्कि वह धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, यह मैंने पहले सोचा ही नहीं था। लेकिन अब तुम ही बताओ सुमित, मैं कौन कौन सी संपत्तियां बना सकता हूं जिससे मुझे भी तुम्हारी तरह अलग अलग स्रोतों से नियमित आय मिलती रहे? देखो, मैं तुम्हें वे संपत्तियां बताता हूं जो मैंने खुद बनाई हैं। इनमें से तुम तय कर सकते हो कि तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त क्या है। मेरे पास इस समय 4 संपत्तियां हैं जो मुझे आर्थिक रूप से नियमित आय देती हैं या भविष्य में मेरी आय बढ़ाने के अवसर प्रदान करती हैं। इनमें पहली संपत्ति है मेरी शिक्षा। जब मैंने इस कंपनी में शामिल हुआ तो मुझे पता था कि यह नौकरी मेरे भविष्य के लिए 100% सुरक्षित नहीं है। तब मेरी स्थिति भी तुम्हारी जैसी ही थी, लेकिन जल्द ही मैंने समझ लिया कि अगर मुझे यहाँ टिके रहना है तो मुझे अपनी कौशल में उत्कृष्ट बनना पड़ेगा। जब मैंने शुरुआत की तो मेरा पहला कार्य सेल्स एग्जीक्यूटिव का था, जहाँ मुझे प्रतिदिन बिक्री करनी थी। उस समय मेरे सहकर्मी पारंपरिक तरीके अपना रहे थे, लेकिन मैंने नए तरीके अपनाने का निर्णय लिया। इसके लिए मैंने कुछ किताबें और कोर्स खरीदे। निश्चित रूप से इसमें मेरा पैसा खर्च हुआ, लेकिन मुझे स्पष्ट था कि मेरी यह निवेश भविष्य में मेरी संपत्ति बनेगी। और सच में ऐसा हुआ भी। उन किताबों और कोर्स से सीखने के बाद मैंने मानव मनोविज्ञान, कहानी कहने की कला, सहानुभूति और बातचीत के कौशल को इतनी कुशलता से उपयोग किया कि ग्राहकों के पास कोई कारण नहीं बचता था कि वे हमारे उत्पाद को न खरीदें। परिणाम स्वरूप मैं अपने सहकर्मियों से कई गुना अधिक बिक्री करने लगा। विश्वास नहीं होगा, लेकिन 1 साल में मुझे 3 बार प्रमोशन मिला था। और आज तुम मेरी स्थिति और वेतन देख ही सकते हो। अब भी
जब मुझे लगता है कि यहाँ एक महत्वपूर्ण सीख है, अगर मुझे कुछ नया सीखने की जरूरत महसूस होती है तो मैं अपने ऊपर निवेश करने से बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं हूँ। मुझे विश्वास है कि समय के साथ यह निवेश मेरी व्यक्तिगत और पेशेवर ग्रोथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही वजह है कि यह मेरा पहला और सबसे अहम एसेट रहा है। अब बात करते हैं मेरे अगले एसेट की, जिसे मैं घोस्ट रेंटिंग कहता हूँ। अहमद चौंक कर बोला, क्या तुम भूतों से किराया वसूलते हो? मैं हंसते हुए बोला, अरे नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि इसका असली मतलब क्या है। देखो, तुम भी जानते हो कि अगर तुम्हारे पास कोई खाली जगह, हॉल या मकान है तो तुम उसे किराए पर देकर अच्छी इनकम कर सकते हो। लेकिन एक अलग प्रॉपर्टी खरीदना हर किसी के बस की बात नहीं है। सच कहूँ तो मेरे पास भी उतने फंड्स नहीं थे कि 50 से 60 लाख खर्च करके कोई नया घर खरीद सकूं। मेरी कुल बचत महज 1 लाख थी, जो मैंने करीब 2 सालों में इकट्ठी की थी। फिर भी मैं आज रेंटल इनकम कमा रहा हूँ। और यह कैसे संभव हुआ, यही दिलचस्प बात है। अहमद उत्सुकता से पूछने लगा, कैसे? मैंने समझाया, भारत की आबादी बीते कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ रही है और अब तो हम जनसंख्या के लिहाज से दुनिया में शीर्ष स्थान पर हैं। इसी ट्रेंड को भांपते हुए मुझे पहले ही एहसास हो गया था कि भविष्य में रियल एस्टेट की मांग काफी बढ़ने वाली है। हर किसी को रहने के लिए घर चाहिए होगा, लेकिन हर कोई खुद का घर खरीदने की स्थिति में नहीं होगा। इसी सोच के साथ मैंने और मेरे 4 सहयोगियों ने मिलकर 10 लाख रुपए जुटाए और 50 लाख की लागत से एक प्रॉपर्टी खरीदी। हमने उस जमीन पर 5 मंजिला इमारत बनवाई और हर फ्लोर को 1 लाख रुपए प्रति माह के किराए पर देना शुरू कर दिया। आज 6 साल बाद मैं इस प्रॉपर्टी से लगभग 33 लाख रुपए की रिकवरी कर चुका हूँ और अगले साल तक पूरी इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगी। उसके बाद जो भी रेंटल इनकम आएगी वह पूरी तरह मुनाफा होगी। सोचो, मेरी 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट ने मुझे 6 सालों में 9,50,000 रुपए का फायदा दिया है और अब मेरी प्रॉपर्टी की कीमत भी काफी बढ़ गई है। अब सोचो, अगर मैंने उस 1 लाख रुपए को सेविंग्स अकाउंट में रखा होता और 5% वार्षिक ब्याज मिलता तो वह 6 साल में मात्र 1,34,000 रुपए ही होता। मतलब कुल 34,000 रुपए का फायदा, किराए की तुलना में आधे से भी कम। यही वजह है कि यह रेंटल इनकम मेरा दूसरा सबसे महत्वपूर्ण एसेट है। मेरा हाल ही में खरीदा गया अगला एसेट एक लिमिटेड एडिशन गोल्ड वॉच है, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए है। ये वॉच सिर्फ एक लग्जरी आइटम ही नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट भी है, क्योंकि समय के साथ इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। अहमद ने फिर से सुमित की बात काटते हुए कहा, लेकिन यह घड़ी तुम्हारे लिए एसेट कैसे हुई? मुझे तो लग रहा है कि तुमने इसमें पैसे बर्बाद कर दिए। देखो, मेरी घड़ी सिर्फ 250 रुपए की है, लेकिन समय तो वही दिखाती है। सुमित मुस्कुराया और बोला, अहमद, 3 इडियट्स मैंने भी देखी है, ये डायलॉग मुझे भी याद है। लेकिन इस घड़ी को खरीदने का मेरा मकसद दिखावा नहीं, बल्कि मुनाफा कमाना है। अच्छा, वो कैसे? अहमद ने जिज्ञासु होकर पूछा। सुमित ने समझाते हुए कहा, मैंने इसे इसलिए खरीदा है क्योंकि यह घड़ी शुद्ध सोने की बनी हुई है और हम सब जानते हैं कि सोने के दाम हर साल 10 से 11% की दर से बढ़ते हैं। अगर मैं इस 5 लाख की घड़ी को अगले 5 साल भी अपने पास रखूं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से इसकी कीमत करीब 8,42,000 रुपए तक पहुंच सकती है। और सबसे खास बात, यह एक लिमिटेड एडिशन वॉच है जो बहुत कम लोगों के पास होगी। इससे इसकी एक्सक्लूसिविटी बढ़ जाती है, जिससे इसकी वैल्यू में और भी इजाफा होगा। इसलिए इसे मैं एक एसेट मानता हूं जो भविष्य में बेहतरीन रिटर्न देगा। अहमद ने थोड़ा सोचकर पूछा, सुमित, एक बात बताओ, भी तुम्हारी सैलरी 1,000 रुपये है और रेंटल इनकम से भी 1 लाख रुपये कमा रहे हो। तुम्हारे पास कुल 1,30,000 रुपये हर महीने आ रहे हैं, जिनसे खर्च निकालने के बाद भी काफी बचत हो जाती होगी। लेकिन जब तुम्हारे पास यह रेंटल इनकम नहीं थी, तब तुमने 1 लाख सिर्फ 2 साल में कैसे जोड़ ली? और तब तो तुम्हारी सैलरी भी कम रही होगी। सुमित ने हंसते हुए जवाब दिया, तुमने बिल्कुल सही सवाल किया अहमद। दरअसल मैंने अभी तक अपने सारे एसेट्स के बारे में नहीं बताया है। उस वक्त मेरी मंथली सैलरी 50,000 रुपये थी और इसके अलावा कोई अन्य इनकम सोर्स नहीं था, जैसे तुम्हें अभी चिंता है। उसी तरह तब मेरे दिमाग में भी यही डर था कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। लेकिन अहमद, मैंने खुद को एजुकेट करने के लिए कई किताबें पढ़नी शुरू की, जिनसे मुझे एसेट बिल्डिंग की समझ आई। मैंने फैसला किया कि फिजूल खर्ची को छोड़कर निवेश की ओर ध्यान दूंगा। नौकरी के दूसरे साल से ही मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए।
जैसे तैसे 2 साल में 1 लाख रुपए जमा किए और फिर अपने एक जानने वाले के जरिए सेकेंड हैंड ऑटो खरीद लिया। अब इसे खरीदने का मेरा उद्देश्य खुद चलाने का नहीं था, बल्कि इसे किराए पर देना था। मेरा एक पड़ोसी समीर, जो उस समय बेरोजगार था लेकिन ऑटो चलाने में निपुण था, मैंने उसे ऑटो किराए पर दे दिया, जिससे वह मुझे प्रतिदिन 700 रुपये देने लगा। इस तरह महीने के 21,000 रुपये मुझे बिना किसी मेहनत के मिलते थे। लगभग 1 लाख रुपये की कमाई होती थी। हालांकि बीच बीच में ऑटो में कुछ अतिरिक्त खर्चे भी आते थे। फिर भी बिना किसी खास मेहनत के मैं औसतन 1 लाख तक कमा लेता था। इस तरह मेरी मासिक कमाई 50,000 नहीं बल्कि 1,88,000 हो गई थी, जिससे मैं थोड़े समय में अच्छी बचत कर पाया। आज भी मेरी इन्वेस्टमेंट पर 2 ऑटो चल रहे हैं, जिनका प्रतिदिन किराया बढ़ाकर मैंने 1,000 रुपये कर दिया है। आवश्यक खर्चों को घटाने के बाद भी मैं औसतन 50,000 रुपये मासिक वहां से कमा रहा हूं। अगर मैं इन सभी एसेट्स को मिलाकर अपनी कुल मासिक आमदनी देखूं तो यह 90,000 नहीं बल्कि 2 लाख के करीब पहुंच जाती है। और अच्छी बात यह है कि यह आमदनी अलग अलग स्रोतों से आती है। आने वाले समय में यह इनकम और भी बढ़ने वाली है। यही वजह है कि मैं तुम्हें हमेशा रिलैक्स नजर आता हूं, क्योंकि जब हमारे दिमाग में यह विश्वास होता है कि हम आर्थिक रूप से सुरक्षित हैं, तो चिंता कम हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस बातचीत से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पैसे को सही जगह निवेश कर सही एसेट्स बनाना हमें आर्थिक रूप से कितना आगे ले जा सकता है। अगर तुम्हें यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करना।